मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। और ये पोएम जो है बेसिकली गुलमहर इंग्लिश लिटरेचर का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से ये लिया गया है, द रॉक एंड द सी। ये पोएम बेसिकली है क्या, इस पोएम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ जो इसकी पोइटिक डिवाइसेस हैं और एक इजी लैंग्वेज में इसकी समरी देने की भी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम के जो पोइट हैं, वो बेसिकली इनका नाम है शार्लोट पर्किंस गिलमैन, जो कि एक अमेरिकन ऑथर, एक नॉवलिस्ट और राइटर थी। उनके द्वारा लिखी पोएम है और ये पोएम बेसिकली दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ नेचर। और वो फोर्सेज ऑफ नेचर बेसिकली हैं क्या, एक तरफ रॉक है और दूसरी तरफ सी है। और बेसिकली दोनों ये बेसिकली नेचर के दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट और कंट्रास्टिंग क्वालिटी वाले एलिमेंट हैं, जिसमें दोनों के बीच में आपस में बातचीत दिखाई गई है कि दोनों लोग अपने बारे में कुछ अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हैं और दूसरे को वो किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे एलिमेंट को वो किस तरीके से देखते हैं, उनके प्रति उनका एक दूसरे का एटीट्यूड क्या है और किस तरह से वो उनके प्रति भावना रखते हैं, कैसा उनको समझते हैं, इसके बारे में बात की गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए नेचर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है कि वो आपस में बात कर सकें या आपस में कोई बातचीत कर सकें या आपस में किसी तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन कर सकें। दिस क्वालिटी इज़ फाउंड ओनली एंड ओनली इन ह्यूमन बींग्स, नॉट इवन इन एनिमल्स। तो बेसिकली है क्या, ये पोएम एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें रॉक और सी दोनों को पर्सोनिफाई किया गया है and they are treated in this poem as if they are talking to each other about their qualities and how they look at other aspects of nature and how they compare themselves with other forces of nature, उस बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप पोएम में देख पा रहे हैं, इसमें एक ये पोएम दो पार्ट में डिवाइड है। अब इस नॉर्मली इसमें एक लेफ्ट साइड में और दूसरे राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है वो रॉक है जो अपने बारे में बता रही है, अपने आप को डिस्क्राइब कर रही है, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बता रही है या बता रहा है, जैसा भी आप इसको समझना चाहें। और दूसरी तरफ सी उसको ना सिर्फ काउंटर करता है उसके बातों को, बल्कि अपने बारे में भी बताता है कि वो क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन इट हैज़ इन द नेचर। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, तो रॉक और सी दोनों को पर्सोनिफाई किया गया इस पोएम में। तो सबसे पहले रॉक अपने बारे में जो बता रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और बता रहा है वो है क्या बेसिकली। तो जो पहली लाइन है, आई एम द रॉक प्रिजम्पचुअस सी, तो रॉक कहता है कि आई एम द रॉक। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि रॉक और ये जो सी हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दे आर प्रेजेंटेड एज ह्यूमन बीइंग एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो आपने इंग्लिश में पोइटिक डिवाइस पढ़ा होगा जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन वो पोइटिक डिवाइस है जिसमें जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के, ह्यूमन बींग्स को छोड़कर और एनिमल्स को छोड़कर बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो प्लांट्स हों, फ्लावर्स हों या फिर नेचर के दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, माउंटेन है, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, विंड है, ये सबको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मानते हैं। जब वो उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल दी जाती हैं, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो जब डालकर उनको ह्यूमन बीइंग मान लिया जाता है या फिर लिविंग बीइंग मान लिया जाता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो हेयर द रॉक एंड सी बोथ आर पर्सोनिफाइड, और रॉक अपने बारे में बता रही है कि आई एम द रॉक प्रिजम्पचुअस सी। और प्रिजम्पचुअस सी ये वर्ड किसके लिए आया है? सी यानी कि समुद्र के लिए आया है। और प्रिजम्पचुअस का इंग्लिश में मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट या फिर एरोगेंट, और हिंदी में मतलब होता है घमंडी या फिर अभिमानी। तो रॉक समुद्र को ये कह रही है कि भाई, ये कह रहा है कि भाई मैं रॉक हूँ, वो अभिमानी है या घमंडी समुद्र। आई एम सेट टू इनकाउंटर दी। देखिए इस पोएम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल यूज़ नहीं होते हैं। वो एंशियंट इंग्लिश या कहें कि आर्कियक इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको नॉर्मली अब आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि आउटडेटेड हो गए हैं, वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, यूज़ नहीं किए जाते हैं। वो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। इसका मतलब भी मैंने आपको बताऊँगा। जैसे कि दूसरी लाइन में बोला है, आई एम सेट टू इनकाउंटर दी। दी का मतलब होता है तुझे या फिर तुम्हें, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है यू। कह रहा है देखो मेरा यहाँ पर आने का मेरा यहाँ इस प्रकृति में जो स्थान है, यानी कि जो मेरा पोजीशन है वो ये है, आई एम सेट टू इनकाउंटर दी, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंजेस दैट आर पोज्ड बाय सी इन द नेचर। यानी कि समुद्र जो है जिस तरीके का एक बहुत पावरफुल चीज़ मानी जाती है, पावरफुल एंटाइटी है, उसको काउंटर करने के लिए, यानी कि वो जो चैलेंज देता है मुझे, उस चैलेंज को इनकाउंटर करने के लिए मैं यहाँ पर
पूरी तरीके से अपनी पोजीशन को बनाकर यहाँ पर रखता हूँ। एंग्री और लाउड और जेंटल और स्टिल। भले ही आप बहुत एंग्री हो, गुस्से में हो, देखिए ये जो लाइन है, यानी कि एंग्री एंड लाउड, जेंटल और स्टिल, ये जो समुद्र है, समुद्र का बेसिकली बहुत ही डायनेमिक नेचर दिखाया गया है कि हम देखते हैं कि समुद्र की जो लहरें होती हैं हमेशा एक जैसा उनका बिहेवियर, हमेशा एक जैसा उनका अपीयरेंस नहीं होता है। समटाइम दे अपीयर टू बी वेरी एंग्री एंड समटाइम दे आर एक्सट्रीमली लाउड। जैसे समुद्र में जब तूफान आते हैं, और दे आर समटाइम वेरी जेंटल एंड वेरी स्टिल। सब कभी आप देखते हैं कि समुद्र बहुत ही जेंटल, एकदम से जब समुद्र है बिल्कुल शांत बना हुआ है, स्टिल है। तो इसीलिए उसको ऐसा माना जाता है कि देखिए समुद्र बहुत ही एक डायनामिक चीज़ है, जबकि रॉक जो है वो इट इज़ अ सिंबल ऑफ परमानेंस एंड स्टीड फास्टनेस, यानी कि वो चीज़ जो प्रकृति में बहुत स्थिर है और मजबूती से अपनी जगह को पकड़ कर रखी गई है। तो कह रहा है कि देखो, या तो तुम एंग्री अपना स्वरूप दिखाइए, चाहे बहुत लाउड हो, समुद्र में भले कितनी तेज तूफान आ रहा हो, या बहुत जेंटल और बहुत शांत और बहुत काम है, बिल्कुल शांत समुद्र दिख रहा है। आई डू नॉट केयर अबाउट इट एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। वाई? बिकॉज आई एम सेट हियर टू लिमिट दाई पावर। मेरा यहाँ पर जो काम है वो है कि तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं, तुम्हारी जो पावर, उसको लिमिट करना मेरा सबसे पहला काम है। यानी कि मैं तुम्हारी जो पावर है, कभी कभी अब देखता है समुद्र जब अपनी सीमाओं को लांघता है तो वो शहर की तरफ उसकी जब लहरें बढ़ती हैं तो काफ़ी विनाश साथ में लेकर आती हैं, काफ़ी तबाही आती है। तो चट्टानों का काम है उन समुद्र की लहरों को आगे बढ़ने से रोकना। तो रॉक उसको वही समझा रही है दैट आई एम सेट हियर टू इनकाउंटर दाई पावर एंड आई विल, और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा बिकॉज आई एम द रॉक। तो ये तो पहला पैराग्राफ हुआ इस बारे में। अब देखिए इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहले हम बात करते हैं कि इस पोएम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई और साथ साथ इसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। तो जो पहले पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है, जैसे कि आप पहली लाइन में देख रहे हैं, आई एम द रॉक, आई एम, ये 4 लाइन में इस वर्ड को रिपीट किया गया है। और ये जो वर्ड, इस पोइटिक डिवाइस को हम बोलते हैं रिपीटिशन। दूसरा जो पोइटिक डिवाइस है, आप अगर इसमें बात करें, और जो जैसे कि मैंने बोला था, बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पर जिसको आर्केक इंग्लिश वर्ड हैं। तो पहला जो हमने वर्ड इसमें मिला है हमें, वो है दी का मतलब होता है यू। तीसरे हम बात करते हैं कि भाई इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम निकालने के लिए, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में 5 लाइन्स हैं, और 5 लाइन को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें और फर्स्ट लाइन के लास्ट वाले वर्ड को देखें कि वो अगले लाइन के किस वर्ड से राइम करता है, उस तरह से हम राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। तो पहला लाइन का आखिरी वर्ड सी, उसके बाद आते दी। अगर हम इसको ए अगर सिंबल इसको दें, और तीसरी और चौथी लाइन में विल, स्टिल और विल आ रहा है, तो इसको अगर हम बी दें, और 5वीं लाइन एक अलग तरीके से साउंड करती है रॉक। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका राइमिंग स्कीम जो निकल कर आता है वो ए, बी और सी निकल कर आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फिर से रॉक बोल रहा है आई एम द रॉक, बी गुलिंग सी। यहाँ पर बी गुलिंग का मतलब होता है डिसेप्टिव, यानी कि धोखेबाज। देखिए समुद्र को धोखेबाज इसलिए बताया गया कि समुद्र कई बार देखने में ऊपर से बहुत शांत नज़र आता है, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है, बहुत चार्मिंग नज़र आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। ऊपर से समुद्र की जितना शांत नज़र आता है, कई बार वो उतना ही खतरनाक, उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। तो कहता है कि आई एम द रॉक, बी गुलिंग सी। मैं रॉक हूँ, मैं चट्टान हूँ, और मैं तुम्हारे नेचर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। दैट यू अपीयर वेरी चार्मिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव सुपरफिशियली, बट इन रियलिटी यू आर समबडी हु इज डिसेप्टिव इन नेचर, जो कि धोखेबाज, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में बोल सकते हैं। आई नो दाउ आर्ट फेयर एज फेयर कैन बी। मुझे पता है, दाउ का मतलब यू, यानी कि तुम, आर्ट का मतलब होता है ARER, जैसा कि एक एंशिएंट इंग्लिश वर्ड है। फेयर का मतलब होता है सुंदर या दिखने में आकर्षक, एज फेयर कैन बी। मुझे पता है कि तुम देखने में जितने सुंदर और जितने आकर्षक, जितने अट्रैक्टिव दिखते हो, उतने असल में हो नहीं। तो यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। यहाँ पर एज वर्ड 2 बार आया इस लाइन में। तो इस यहाँ पर एज और लाइक जैसे वर्ड यूज़ होते हैं, और जहाँ पर एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरे से किया जाता है, तो वहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं सिमिली, SIMILE। तो कहते हैं कि देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही धोखेबाज हो, यू आर समबडी हु इज डिसेप्टिव, एंड आई नो यू लुक वेरी अट्रैक्टिव सुपरफिशियली, बट इन रियलिटी यू आर समवन whom वी कैन नॉट ट्रस्ट, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। विद गोल्डन ग्लिटर एंड सिल्वर शीन। गोल्डन ग्लिटर का मतलब होता है कि जैसे
गोल्डन का मतलब होता है जैसे जो गोल्ड का कलर है अट्रैक्टिव, जो सुनहरा रंग होता है। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना। और सिल्वर शीन, सिल्वर जैसे कलर होता है, चांदी का कलर होता है। और शीन का मतलब होता है जो सब कोई भी चीज़ जो जिसकी बड़ा ही स्मूथ क्वालिटी में हो। एंड बॉसम ऑफ ब्लू एंड गारमेंट, ये जो दो लाइनें हैं ये सी को डिस्क्राइब करती हैं बेसिकली, कि आप कई बार सुनहरे चमकदार कई बार दिखते हो, कई बार चांदी जैसा आपका बड़ा ही स्मूथ अपीयरेंस होता है। और बॉसम ऑफ ब्लू, बॉसम का मतलब होता है इंग्लिश में चेस्ट, और ब्लू कलर का आपने अगर समुद्र को देखें थोड़ा सा ऊंचाई से, तो समुद्र बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो ब्लू कलर का नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि जो समुद्र का जो छाती वाला पोर्शन है, यानी कि उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो ब्लू कलर का है। एंड गारमेंट्स ऑफ ग्रीन, और उसने जो कपड़े पहने हुए किस कलर के हैं, वो ग्रीन कलर के हैं। बेसिकली ग्रीन कलर, समुद्र का जो ग्रीन कलर वो हमें किस वजह से नज़र आता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि बहुत सारी एल्गी, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो सी की सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार समुद्र का हमें दूर से रंग हरा नज़र आता है। तो क्या बताया गया यहाँ पर कि उसकी जो छाती का रंग है वो कैसा है, वो ब्लू है। और उसने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। दाऊ मेस्ट पेट माई चीक विद बेबी हैंड्स, मेस्ट का मतलब होता है मे, MAY, और दाऊ का मतलब होता है यू। और पेट का मतलब होता है थपथपाना, चीक का मतलब गाल, विद बेबी हैंड्स, बेबी हैंड्स का मतलब यहाँ पर बच्चे के छोटे छोटे हाथों के समान। यहाँ पर मेटाफोर यूज़ किया गया, पोइटिक डिवाइस। कह रहा है तुम भले ही अपने छोटे छोटे, जैसे बच्चे के छोटे छोटे हाथों से, बहुत ही जो कि सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, बहुत ही डेलिकेट हाथ होते हैं, उससे भले ही तुम मेरे गालों को आकर थपथपाओ, यू पेट माई चीक एंड लैप माई फीट इन डायमंड सेंट्स। डायमंड सेंट्स, जैसे कि जो समुद्र के किनारे का जो रेत होता है वो कई बार सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो डायमंड की तरह जैसे चमकता है। और लैप का मतलब होता है पैरों को थपथपाना है, पैरों को धोना। तो भले ही तुम जैसे कि अपने समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं, चट्टानों को छूकर जिस तरह से वापस चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चे के छोटे छोटे पैरों को छूने की कोशिश कर रहा है, उनको पैरों को धोने की कोशिश कर रहा है। तो भले ही कह रहा है कि आप मेरे अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे गालों को आप सहलाएं, भले ही मेरे पैरों को आप सहलाएं। एंड प्ले बिफोर मी एज चिल्ड्रन प्ले, और मेरे साथ आप ऐसे खेलने की कोशिश करें जैसे कोई किसी छोटे बच्चे के साथ खेलता है। बट प्लीड एज दाउ विल्ट एंड आई बार द वे बिकॉज आई एम द रॉक। और तुम मेरे से, प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना है, प्रे करना। और तुम चाहे मेरे से कितनी भी बार प्रार्थना करो, कितनी भी बार रिक्वेस्ट करो, यू अर्ज मी सेवरल टाइम्स, but I am very much determined that I am here to stop your way, and I am here to encounter your challenges, and I am here to set your limit and your power because I am sea। तो ये बताने की यहाँ पर रॉक कोशिश कर रही है कि देखिए नेचर में कोई भी चीज़ इनसिग्निफिकेंट नहीं है, एवरी थिंग इन दिस नेचर हैज़ इट्स ऑन वैल्यू एंड इट्स ऑन प्लेस। तो रॉक उसको वही समझाने की कोशिश कर रही है। इन स्पाइट ऑफ माई स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू सी, आई हैव माई ओन पावर एंड आई हैव माई ओन क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, एंड आई एम सेट टू इनकाउंटर द चैलेंजेस दैट यू आर आस्किंग मी टू फेस। तो ये तो कहानी का हो गया एक पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो भी चीज़ें अभी रॉक के द्वारा कही गई हैं, अब सी उन सब बातों का जवाब देता है। अब चूंकि एक तरीके का कॉन्वर्सेशन है, और कॉन्वर्सेशन हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है। तो सी अब क्या जवाब दे रहा है, उसको कहता है आई एम द सी, आई होल्ड द लैंड एज वन होल्ड्स एन एप्पल इन हिज हैंड। कह रहा है कि लुक एट मी, आई एम द सी, लुक एट माई साइज एंड लुक एट माई पावर, आई एम सो पावरफुल, और मैं इतना पावरफुल हूँ। और वो उसको आगे डिस्क्राइब किस तरीके से कर रहा है, कह रहा है देखो, आई होल्ड द लैंड एज वन होल्ड्स एन एप्पल इन हिज हैंड। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने हाथों में किसी एप्पल को या किसी भी फ्रूट को चारों तरफ से होल्ड करके रखता है, और उतनी मजबूत एक सॉलिड ग्रिप बनाकर रखता है कि वो चीज़ उसके हाथ से छूट नहीं सकती है, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, आई होल्ड द लैंड फ्रॉम ऑल द साइड्स एज समवन होल्ड्स एन एप्पल इन हिज हैंड, होल्ड इट फास्ट विद स्लीपलेस नाइट्स। और मैं उसको बड़ी मजबूती के साथ पकड़े हुए हूँ। यानी कि अगर आप देखिए, अगर आप पृथ्वी को देखें, अगर एक्चुअल जो इमेज दिखती है जैसे कि पृथ्वी होती है, तो देखते हैं जो पृथ्वी का जो लैंड वाला एरिया है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथ में कोई अपने फ्रूट को पकड़ता है और जिस तरह से उंगलियां चारों तरफ उसकी एक मजबूत ग्रिप बना लेती हैं और वो उसको हिलने नहीं देती या इधर उधर भागने नहीं देती हैं, उसी तरीके से सी एक बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इस पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से कवर कर रखा है विथ स्लीपलेस आइज। स्लीपलेस आइज का मतलब होता है आई डू नॉट blink my eyes even for a second, यानी कि I spend continuous sleepless nights and I am very watchful, I do not sleep, that 24 hours I am working
and I am doing my duty. I am holding this land. I am protecting this land from all the sides as someone holds an apple in his hand. यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स में भी एक पोइटिक डिवाइस है, इसको आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। शायद ये ट्रांसफर्ड एपिथेट पोइटिक डिवाइस है या फिर मेटाफर भी हो सकता है, थोड़ा सा आप कंफर्म गूगल में जाके भी कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, वॉचिंग द कॉन्टिनेंट सिंक एंड राइज, out of my bosom the mountains grow, back to its depth they crumble slow, the earth is a helpless child to me because I am the sea। कह रहा देखो, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, या लगभग ऐसा कि ये तो मेरा डेली रूटीन है, ये जो जितने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट इस पृथ्वी पर हैं, तुम तो मेरे लिए बहुत छोटी सी, वो शायद उसको समझाने की कोशिश कर रहा है दैट यू डू नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस और वैल्यू इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि तुम्हारा साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मैं तो बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट हैं, जो लाखों किलोमीटर में फैले हुए हैं, वो मैं रोज़ देखता हूँ कि वो मेरे कभी वो पानी के अंदर डूब जाते हैं और वो कभी पानी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। यानी कि मेरा जो पावर है वो इतना ज़्यादा है कि मैं बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को डुबाने की क्षमता रखता हूँ और उनको समुद्र के पानी से बाहर भी निकाल सकता हूँ। आउट ऑफ माई बॉसम, बॉसम का मतलब होता है चेस्ट, और मेरी ही छाती से जो आप जो माउंटेन देखते हैं, ये सब मेरी ही अंदर से बाहर निकले हुए हैं। बैक टू इट्स डेप्थ दे क्रम्बल्स, तो और अगर आप गहराई, समुद्र की गहराई में जाओगे तो मेरे अंदर इतनी पावर है कि ये बड़े बड़े माउंटेन को मैं जब चाहूँ मसल कर छोटे छोटे टुकड़ों में कभी भी बदल सकता हूँ, क्रम्बल करके ढेर, मिट्टी के ढेर में चेंज कर सकता हूँ। तो अर्थ इज़ अ हेल्पलेस चाइल्ड टू मी बिकॉज आई एम द सी, पूरी पृथ्वी मेरे लिए एक छोटे बच्चे के समान है, और छोटे बच्चे में रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल भी नहीं होती, वो किसी बड़े व्यक्ति का मुकाबला या सामना नहीं कर सकता है। तो कह रहे तुम्हारी तो फिर मेरे सामने हैसियत ही क्या है, तुम तो बहुत छोटी, ये पूरी की पूरी पृथ्वी इट इज़ लाइक ए हेल्पलेस चाइल्ड टू मी बिकॉज आई एम द सी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, भाई कि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। तो बिल्कुल इट्स एन एंडलेस थिंग। लास्ट जो पैराग्राफ है, फिर से देखिए, इसमें अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, आई एम द सी, ये वर्ड ये रिपीट हुआ है, तो एक तरीके का यहाँ पर रिपीटेशन है। आप इसमें अगर राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो राइमिंग स्कीम इस जो पैराग्राफ में वो ए बी बी सी सी और डी इस तरह की राइमिंग स्कीम ये निकल कर आती है। लास्ट जो पैराग्राफ है फिर से बोल रहा है, आई एम द सी, आई द अर्थ आई स्वे, मैं समुद्र हूँ। स्वे का मतलब होता है हिलाना, शेक करना। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं वही कोई अर्थक्वेक आता है, कोई मेजर अर्थक्वेक आता है, तो बिल्डिंग्स वगैरह, मकान वगैरह जो है स्वे करने लगते हैं, ऐसा लगता है पृथ्वी बॉल के इधर से उधर स्विंग कर रही है, हिल रही है। तो कह रहा है कि मैं इस पूरी पृथ्वी को हिलाने की क्षमता रखता हूँ। ग्रेनाइट टू मी इज़ अ पॉटर्स क्ले, पॉटर होता है कुम्हार, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको पॉटर बोलते हैं इंग्लिश में। क्ले होती है मिट्टी, यानी कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से कई तरीके की चीज़ें और कई तरह के बर्तन बनाता है, और उसको उन बर्तनों को बनाने के लिए मिट्टी को सबसे पहले कूटना पड़ता है, छानना पड़ता है, बिल्कुल पाउडर जैसा पीसना पड़ता है, और उसके बाद जिस भी तरीके की चीज़ें, खिलौने बनाना चाहे वो उस तरीके से बना सकता है। तो कहता है देखो तुम तो मेरे सामने बहुत छोटी सी चीज़ हो, यू डू नॉट होल्ड एनी वैल्यू और एनी पावर इन फ्रंट ऑफ मी। ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत टाइप का पत्थर होता है। कह रहा है तुम तो कुछ भी नहीं हो, जो ग्रेनाइट जैसा मजबूत पत्थर, इट इज़ लाइक अ पॉटर्स क्ले, ये तो मेरे लिए मिट्टी के समान है। कौन सी मिट्टी? वो मिट्टी जो कुम्हार यूज़ करते हैं, और कुम्हार जिस तरीके से मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाते हैं, उसको पाउडर बनाने के बाद उसके से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो क्या मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ग्रेनाइट जैसे पत्थर को जब चाहूँ बिल्कुल चूर कर, मसल कर बिल्कुल मिट्टी बना सकता हूँ। Under the touch of my careless waves, it rises in turrets and sinks in caves. Under the touch of my careless waves, it rises in turrets and sinks in caves. ट्यूरेट एक आपने स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप पुराने समय में महल वगैरह, जैसे हमारे भारत में कई जगहों पर पुराने राजा महाराजाओं के बहुत पुराने महल हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा ट्यूरेट बेसिकली किले में छोटे छोटे टावर्स होते थे किनारे दीवारों पर, जो मेन दीवारें होती थी किले के बाहर की, उसमें छोटे छोटे टावर्स होते थे, ठीक है। और वो टावर्स अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते थे, सुरक्षा के लिहाज से बनाए जाते थे। तो कह रहा है कि जब मेरी लहरें ऊपर उठती हैं तो मैं इतनी ऊंची उठ जाती हैं जैसे किसी महल के में जो ट्यूरेट्स होते थे, जो टावर्स होते, वॉच टावर्स होते थे, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। एंड सिंक्स इन केव्स, और कभी कभी ये लहरें बिल्कुल जो गुफाएं होती, केव का मतलब गुफाएं होता है, उनको भी पानी में पूरी तरीके से डुबो देती हैं।
द आयरन क्लिफ्स दैट एज द लैंड आई ग्रिंड टू पेबल्स एंड सिफ्ट टू सैंड। पेबल होते हैं छोटे छोटे पत्थर, पथरील बजरी वगैरह जिसको कहते हैं, और सिफ्ट का मतलब होता है छानना किसी चीज़ को, और सैंड का मतलब होता है रेत या फिर बालू। कह रहा है कि जो देखिए इस पृथ्वी पर चारों तरफ जो जो पत्थर जो बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि जो जिन पत्थरों ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है, जमीन का जो हिस्सा है, मेरे इतने अंदर इतनी पावर है कि जब मेरी लहरें उनको इतनी पावरफुल, इतनी शक्ति के साथ आती हैं कि उनको वो बड़ी बड़ी चट्टानों को, जिन्होंने पृथ्वी को चारों तरफ से कवर कर रखा है, बाउंड्री बना रखी है, उनको ग्राइंड करके, उनको पीस कर टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे पत्थरों में बदल देती हैं, और उसके बाद वो उनको बिल्कुल पीस कर पाउडर जैसा, बिल्कुल जैसे ऐसा पाउडर जिसको आप छन्नी में भी छान सकते हैं, बिल्कुल उस इस चीज़ में कन्वर्ट कर देती हैं कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं रेत या फिर मिट्टी के जैसा बिल्कुल पाउडर बन जाता है। एंड द बीच ग्रास बिलो एंड द चिल्ड्रन प्ले। और जो ये एरिया समुद्र के किनारे आप देखते हैं, ये बेसिकली किसी ज़माने पे ये चट्टानें हुआ करती थी, और उन चट्टानों का आज जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये है कि उन बड़ी बड़ी चट्टानों को मैंने अपनी पावर से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला है, फिर उसके बाद पीस कर बिल्कुल पाउडर जैसा, रेत जैसा बिल्कुल बना दिया है। एंड द चिल्ड्रन प्ले इन वॉट वर द रॉक्स ऑफ यस्टरडे। यानी कि जिस जिस जगह पर पुराने समय में पीछे पीछे के समय में बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हुआ करती थी, वो आज चट्टानों का अस्तित्व कहीं भी पर भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और उन चट्टानों को मैंने पीस पीस कर बिल्कुल रेत में बदल दिया है। और ये वो जगह है जहाँ पर आप देखते हो कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। इट इज़ बट अ मोमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टू मी, आई एम द सी। और ये तो मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल खेल जैसी बात है, जैसे बिल्कुल मेरे लिए खेल खिलौने वाली बात है। तो मेरे अंदर एक कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि बड़े बड़े चट्टानों को, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस समय किसी समय पर ज़माने में यहाँ पर चट्टानें हुआ करती थी, उन चट्टानों को मैंने आज बिल्कुल पाउडर के रूप में बदल दिया, जिसको आप रेत कहते हैं, और बच्चे इन रेत पर खेलते हैं, धमा चौकड़ी करते हैं, खेल कूद करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई दोनों में से बहुत पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन अगर बेसिकली हम बात की जाए ओवरऑल, जो इस पोएम का थीम है, वो बेसिकली बताने की कोशिश की गई है। देखिए, रॉक एंड सी बोथ आर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, एंड बोथ ऑफ देम हैव एन सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन दिस नेचर। और बेसिकली दोनों ही अपने, और दोनों का नेचर में अपना अपना पोजीशन है, अपना अपना प्लेस है। तो ये बेसिकली जो पोएम है, इसके जो वर्ड मीनिंग है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ पोइटिक डिवाइसेस के बाद राइमिंग स्कीम आपको समझाने की कोशिश की। इस वीडियो के बारे में आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।